यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज यानी 2 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद बोर्ड द्वारा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की 2 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है। ये मूल्यांकन कार्य मार्च महीने में शुरू हुआ था और 2 अप्रैल तक चला। 261 केंद्रों पर कॉपियों की जांच की गई है। परिणाम की संभावित तिथि। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित किया जा सकता है। बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक नतीजे 20 अप्रैल के आसपास घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है। परिणाम कैसे देखें? छात्र अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट appraisals.nic.in का लिंक और upmsp.edu.in का लिंक पर देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। जी हां, अमित शाह के बयान से योगी आदित्यनाथ के तीसरे कार्यकाल को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि योगी आदित्यनाथ भी रिपीट होंगे। उनके इस बयान का मतलब है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। अमित शाह के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। योगी की लोकप्रियता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकती है। भाजपा की रणनीति। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव में उतर सकती है। विरोधियों को जवाब। अमित शाह के इस बयान को योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अमित शाह के इस बयान से इन अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह के बयान से ये साफ हो गया है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए तैयार है। संसद में संजय राउत उस वक्त गुस्से से लाल हो गए जब उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया। यह सुनते ही राउत भड़क गए और बोले, कौन बोल रहा है बाला साहेब ठाकरे? कौन है? उन्होंने बार बार सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने वाला कौन है? संजय राउत ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 10-10 बार अपनी पार्टी बदली है। ये हमें शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के बारे में न सिखाएं। राउत ने आगे कहा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां रह रहे भारतीयों को जबरदस्ती वापस भेजा तो यह गलत था। राउत के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन की जीत के बाद कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मुद्दे पर प्रमोद तिवारी ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। इस आरोप के बाद सदन में हंगामा मच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नासिर हुसैन से इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने नासिर हुसैन से पूछा कि क्या यह आरोप सही है और क्या उन्होंने या उनके समर्थकों ने ऐसे नारे लगाए थे। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर यह आरोप सही पाया जाता है तो सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की संसद में ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बलरामपुर में नवरात्रि की सप्तमी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति आराधना के साथ देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। मेलों की समीक्षा। इस दौरान चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठ पर लगने वाले राजकीय मेलों सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रशासनिक तैयारियां। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया है। हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। डीएम, एसपी सहित अन्य उच्चाधिकारियों ने शक्तिपीठ का दौरा कर सुरक्षा के इंतजामों को परखा है। रवानगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे शक्तिपीठ तुलसीपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 8 सालों में यह पहला मौका है जब सीएम योगी ने इस कार्यालय का दौरा किया है। सीएम योगी के इस दौरे के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनता की समस्याओं को सुनना,
सीएम योगी ने जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ज्यादातर फरियाद स्वास्थ्य संबंधी थी। फरियादियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम योगी ने आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाना। पीएम मोदी के जनसंपर्क कार्यालय को पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के लोग मिनी पीएमओ के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अनगिनत लोगों को मदद मिली है, उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर चेहरे पर खुशहाली लाना प्रधानमंत्री का संकल्प है और प्रदेश सरकार भी इसी के लिए कार्य कर रही है। राजनीतिक महत्व। लखनऊ और दिल्ली के बदलते सियासी समीकरण के बीच सीएम योगी का जनसंपर्क कार्यालय जाना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दौरा संघ प्रमुख के वाराणसी प्रवास के दौरान हुआ, जिससे इसके राजनीतिक कयास तेज हो गए हैं। विकास कार्यों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम मोदी की जनसभा में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए छाया, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और शौचालय की समुचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार सीएम योगी का ये दौरा जनता की समस्याओं को सुनने, प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाने और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में देश का पहला हिंदू ग्राम बनाने की नींव रखी है। इस गांव में केवल हिंदू धर्म के अनुयायी ही रह सकेंगे और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इसी तरह के गांवों से शुरू होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। पहले हिंदू घर, हिंदू ग्राम, हिंदू जिला, हिंदू राज्य के बाद ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। धाम में ही 1000 परिवारों का ये ग्राम तैयार कराया जा रहा है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश के पहले हिंदू ग्राम के सपने को साकार करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कन्या पूजन करते हुए आधारशिला रखी गई। इन लोगों को नहीं मिलेगी गांव में एंट्री। इस गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन अगर आपकी सनातन में आस्था है तो आप आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं। इस फैसले से लाखों LMV लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिली है। मुख्य बातें। LMV लाइसेंस धारकों को राहत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से LMV लाइसेंस धारकों को अब 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति मिल गई है। बीमा कंपनियों को झटका। इस फैसले से बीमा कंपनियों को झटका लगा है, क्योंकि उन्हें अब LMV लाइसेंस धारकों को भी बीमा कवर देना होगा। पुराने फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें LMV लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी। सड़क दुर्घटनाओं के लिए केवल LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए केवल LMV लाइसेंस धारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। ई चालान नियम इसी के साथ साथ ये भी बता दे कि यदि किसी ई चालान की पेमेंट 3 महीने के अंदर नहीं की गई तो ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार रेड लाइट पार करने और खतरनाक ड्राइविंग जैसी 3 गलतियां 1 साल में करने वालों का लाइसेंस ही 3 महीने के लिए जब्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगी ने सवालिया लहजे में कहा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड बन गया है? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलेगी और माफियाओं को प्रदेश से विदा कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे ये केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि निषाद राज के पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। ये बयान मनमानापन है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे कि इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था।